हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडिया चाइना को ओवरटेक कर दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री बन चुकी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो कंट्री इतने सालों तक वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री बनी रही, अचानक उस कंट्री में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वहाँ की पॉपुलेशन घटने लगी। साल 2022 में चाइना के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने ये ऑफिशियली अनाउंस किया था कि चाइना की पॉपुलेशन 1.4126 बिलियन से घटकर 1.4118 बिलियन हो चुकी है। 60 सालों में ऐसा पहली बार था जब चाइना की पॉपुलेशन में 8,50,000 की गिरावट दर्ज की गई। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि चाइना में डेमोग्राफिक क्राइसिस भी आ सकता है, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन दिन ब दिन घटती जा रही है। साथ ही वह सीनियर सिटीजन्स की संख्या भी बढ़ती जा रही है। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की पॉपुलेशन 2050 तक घटकर 1.3 बिलियन हो सकती है और इस सेंचुरी के एंड तक ये घटकर 1 बिलियन से भी कम हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों चाइना की पॉपुलेशन घटती जा रही है और चाइनीज गवर्नमेंट के लिए मुद्दा चिंता का विषय क्यों बना हुआ है। आइए जानते हैं डिटेल में आज की इस वीडियो में। India will. India is expected. India has become the world's most populous country. India has now surpassed China as the world's most populous country. China's population declined last year while India continued to rise. दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1949 से, जब चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के द्वारा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को स्टेब्लिश किया जाता है। इसके लिए पहले एक क्रांति की जाती है जिसे चाइनीज रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ये रिवॉल्यूशन 1927 से 1949 तक चली और उस वक्त इसे लीड कर रहे थे माओ जेडोंग, जिन्हें माओ से तुंग के नाम से भी जाना जाता है। और वही आगे चलकर चाइना के लीडर यानी राष्ट्रपति बनते हैं। उनका ऐसा मानना था कि चाइना में ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब जनसंख्या ज़्यादा होगी तभी वो दुनिया पर कब्जा कर सकेंगे। इससे उनकी इकोनॉमी और मिलिट्री पावर दोनों बढ़ेगी, क्योंकि उस वक्त चाइना की आर्मी इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी कि वो दूसरे देशों का मुकाबला आसानी से कर सके। उनका ऐसा मानना था कि किसी भी देश के लिए वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। हालांकि माओ के विचार किसी भी तरह से ह्यूमन इंटरेस्ट से जुड़े हुए नहीं थे। इनका मानना था कि जितने ज़्यादा लोग होंगे वो उतनी ही तेज़ी से प्रोडक्शन कर सकेंगे, यानी फ़ायदा ही फ़ायदा। और चाइना में इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि वहाँ की जनसंख्या बढ़ने से चाइनीज़ गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए उन्होंने जनसंख्या को बढ़ाने के ऊपर जोर दिया और इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए चाइना में पॉपुलेशन कंट्रोल को पूरी तरह से रोक दिया गया और बर्थ कंट्रोल पिल्स को चाइना में इंपोर्ट करने से पूरी तरह से रोक दिया गया। साथ ही कई जगहों पर ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोपेगेंडा भी चलाया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि चाइना की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी और 1953 में चाइना की पॉपुलेशन बढ़कर 580 मिलियन तक पहुंच गई। इससे पहले चाइना की पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से कभी नहीं बढ़ी थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ के लोगों को स्थायी सरकार मिली, वहाँ शांति स्थापित की गई, जिसकी वजह से उनके जीवन स्तर में सुधार देखने को मिला और वहाँ की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ी। और वक्त आता है साल 1958 का, जब माओ ने 5 साल के लिए एक कैंपेन की शुरुआत की, जिसे द ग्रेट लीप फॉरवर्ड के नाम से जाना जाता है। उनका उद्देश्य था चाइना को पूरी तरह से कम्युनिस्ट देश बनाना, साथ ही चाइना में लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक्सपेंड करना। इसके लिए उन्होंने किसानों की ज़मीनों को नेशनलाइज कर दिया। इसका मतलब था कि अब कोई भी किसान अपने लिए खेती नहीं कर सकता था। कोई अपने खेत नहीं, कोई अपनी ज़मीन नहीं, ना कोई खेत बेच सकता था और ना ही कोई खेत खरीद सकता था। सब मिलकर बोएंगे, सब मिलकर उगाएंगे, लेकिन खाना किसको कितना मिलेगा ये गवर्नमेंट तय करेगी। अब किसान अपने ही खेत में मजदूर बनकर रह गए। इसके अलावा उन्होंने 4 पेस्ट कैंपेन भी चलाया। इसके तहत उन्होंने 4 जीवों यानी चूहों, मच्छर, मक्खी और गोरैया जैसे चिड़िया को मारने का ऑर्डर जारी किया। उनका ऐसा मानना था कि ये चारों जीव किसानों की मेहनत को बेकार कर देते हैं और सारे अनाज खा जाते हैं। इनका मानना था कि ये अनाज सिर्फ और सिर्फ इंसानों के लिए है, ना कि इन जीवों के लिए। अब मच्छर, मक्खी और चूहों को मारना थोड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि वो खुद को आसानी से कहीं छुपा लेते थे। लेकिन गोरैया की आदत है कि वो आम इंसानों के बीच ही रहना पसंद करती है, लिहाजा वो माओ के आदेश का शिकार बन गई और पूरे चाइना में उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारा जाने लगा। इनके घोंसले को भी उजाड़ दिया गया ताकि कोई जिंदा ही न बच पाए। लोग बर्तन, टीन या ड्रम बजाकर गोरैया को उसके घोंसले से उड़ाते और उसे तब तक बैठने नहीं देते जब तक कि वो थक कर गिर कर न मर जाए।
इसके अलावा जो लोग जितने ज़्यादा गौरैया को मारते थे उसे उतना ही बड़ा इनाम दिया जाता था। इस लालच में चाइना के लोग वो कर बैठे जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की हो। सिर्फ 2 सालों के अंदर ही 100 मिलियन से ज़्यादा गौरैयों को मार दिया गया। और जब चीन के ही एक मशहूर पक्षी वैज्ञानिक सो सिंह चेंग ने उन्हें ये बताया कि गौरैया चिड़िया अनाज के साथ साथ उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों और टिड्डों को भी खा जाती है, तब माओ ने ये आदेश दिया कि गौरैया को न मारा जाए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि गौरैया के न होने की वजह से टिड्डों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी और उन्होंने पूरी फसल को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि चाइना में एक बहुत भयानक अकाल पड़ा, जिसे द ग्रेट चाइनीज फेमिन के नाम से जाना जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना में लगभग 4 से 5 करोड़ लोगों की मौत चाइनीज फेमिन की वजह से हुई थी। इसके अलावा फैक्ट्रियों में भी तेज रफ्तार से स्टील बनाने का काम चल रहा था। जब फैक्ट्रियों में वर्कर्स की कमी पड़ी तो किसानों को फैक्ट्रियों में डाल दिया गया, लेकिन किसानों को इन कामों के बारे में जरा भी नॉलेज नहीं था, जिसकी वजह से उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्लान भी बुरी तरह से बर्बाद हो गया। अब माओ को इन नाकामियों के लिए क्रिटिसाइज किया जाने लगा, क्योंकि माओ के इन गलत फैसलों के कारण वहाँ के लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ चाइना की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी। जैसे जैसे चाइना की जनसंख्या बढ़ती जा रही थी, वहाँ के गवर्नमेंट के लिए चैलेंजेस और भी बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि द ग्रेट लीप फॉरवर्ड की नाकामी के कारण चाइना में संसाधनों की भारी किल्लत पैदा हो गई थी। अब चाइना में रिसोर्सेज लिमिटेड थे और इन्हीं रिसोर्सेज में से लोगों को रोजगार और तमाम सुविधाएं उपलब्ध करानी थी। इसी को देखते हुए वहाँ के गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज को लागू किया। फॉर एग्जाम्पल, हम दो हमारे दो। लेकिन ये पॉलिसीज इतनी ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुई और पॉपुलेशन बढ़ती ही चली गई। साल 1976 में माओ ज़ेडुंग की डेथ हो जाती है। उसके बाद डेंग जियोपिंग चाइना के नए लीडर बनते हैं। साल 1980 आते आते चाइना की पॉपुलेशन 1 बिलियन तक पहुंच जाती है। इसी को देखते हुए डेंग जियोपिंग ने एक कड़ा कदम उठाया और चाइना में वन चाइना पॉलिसी को लागू कर दिया गया। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग चाइना के हर एक व्यक्ति को ये सख्त हिदायत दी गई थी कि वो एक से ज़्यादा बच्चों को जन्म नहीं देंगे। अगर वो ऐसा करते थे तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट फाइन लगाई जाती थी। साथ ही महिलाओं को अबॉर्शन के लिए मजबूर भी किया जाता था। एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण लगभग 400 मिलियन बच्चों को जन्म लेने से रोका गया था। हालांकि वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण चाइनीज गवर्नमेंट पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में कामयाब तो हुई, लेकिन उन्हें इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि पॉपुलेशन कम होने के साथ साथ वहाँ ऐसे लोगों की संख्या भी घटने लगी जो काम करने लायक थे, यानी वर्केबल थे। साल 1987 में वर्केबल लोगों की संख्या, यानी जिनकी एज 20 से 59 साल थी, वो 50% थी, जो 2011 में बढ़कर 61.5% तक पहुंच गई, जिसकी वजह से चाइनीज गवर्नमेंट को ज़्यादा मेन पावर मिला और वहाँ के लोगों ने ज़्यादा काम किया, और इसी ज़्यादा काम करने की वजह से वहाँ की गवर्नमेंट को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। यही कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें 2011 के आसपास चाइना में ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलता है। लेकिन इसके बाद चाइना में ऐसे लोगों की संख्या घटने लगी जो काम करने लायक थे। वहीं दूसरी तरफ सीनियर सिटीजन्स की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। अब चाइनीज गवर्नमेंट के लिए ये मुद्दा चिंता का विषय बन गया, क्योंकि वर्केबल लोगों की संख्या कम होने की वजह से वहाँ की गवर्नमेंट को प्रॉफिट कम हो रहा था और सीनियर सिटीजन्स की जनसंख्या बढ़ने से पेंशन का भार भी बढ़ गया था। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा साल 2015 में वन चाइल्ड पॉलिसी को खत्म कर दिया गया और उसकी जगह साल 2016 में टू चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया गया। लेकिन ये पॉलिसी भी इतनी ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुई और बुरी तरह से फेल हो गई। फिर साल 2021 में चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा 3 चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया गया। अब चाइना के लोग मैक्सिमम 3 बच्चों को जन्म दे सकते हैं, लेकिन फिर भी चाइना की पॉपुलेशन में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। आप सभी के मन में एक सवाल जरूर उठता होगा कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आखिर चाइना की पॉपुलेशन क्यों नहीं बढ़ रही है। तो इसे समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि आखिर किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन कब बढ़ती है। तो किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन तब बढ़ती है जब वहाँ मरने वालों की संख्या कम होती है और पैदा होने वालों की संख्या ज़्यादा होती है। लेकिन अब चाइना के साथ सिचुएशन ये है कि वहाँ मरने वालों की संख्या तो कम है ही, लेकिन वहाँ पैदा होने वालों की संख्या भी घटती जा रही है,
जिसकी वजह से चाइना की पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत स्लो हो गई है। पिछले कुछ सालों में चाइना में फर्टिलिटी रेट बहुत तेजी से डिक्रीज हो रहा है। आपको ये बता दें, फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि एक औसतन महिला अपने पूरे जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म दे सकती है। इसी रेट यानी दर को फर्टिलिटी रेट कहते हैं। साल 1950 में चाइना में फर्टिलिटी रेट 5.8 था, यानी एक औसतन महिला 5 से 6 बच्चों को जन्म दे रही थी। लेकिन प्रेजेंट में यानी 2020 की जनगणना के मुताबिक चाइना में टोटल फर्टिलिटी रेट 1.3 है, यानी एक महिला औसतन 1 से 2 बच्चों को मुश्किल से ही जन्म दे रही है। जबकि जो रिप्लेसमेंट रेट होता है वो 2.1 होता है। जब किसी देश में महिला 2 से 3 बच्चों को जन्म देगी तभी उस देश में डेथ रेट को कवर किया जा सकेगा और उस देश की जनसंख्या समान अनुपात में बढ़ सकेगी। लेकिन चाइना में लगातार सेक्स रेशियो घटता जा रहा है। यही कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से चाइना की पॉपुलेशन में बहुत कमी देखने को मिल रही है। दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।